हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के नोट्स दूंगा। तो आज हम लोग करेंगे स्लीप इन द वैली। आज मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 12 के सिलेबस में जो पोएम है स्लीप इन द वैली, मैं उसका आप लोगों को शॉर्ट नोट्स देता हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम स्लीप इन द वैली। तो चलिए आप लोग आंसर इसका देख लीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम स्लीप इन द वैली। स्लीप इन द वैली कविता का क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। Arthur Rimbaud's poem Asleep in the Valley is a war poem dealing with the fatal consequences of war। तो देखिए आर्थर रिम्बाउड की जो कविता है Asleep in the Valley, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले ही कि यह एक कैसी कविता है, यह वॉर पोएम है। ठीक है, एक्चुअली यह एक एंटी वॉर पोएम है। इसको हम लोग एंटी वॉर पोएम बोल सकते हैं क्योंकि यह कविता जो है यह युद्ध की विभीषिका, युद्ध में होने वाली क्षति का विरोध करती है, इसलिए इसे हम एंटी वॉर पोएम भी बोल सकते हैं। तो स्लीप इन द वैली एक एंटी वॉर पोएम है दैट इज डीलिंग विद द फाटल कंसिक्वेंसेस ऑफ वॉर, जिसमें युद्ध के विध्वंस परिणामों को दिखलाया गया है। बट द पोएट डज नॉट रिवील मच अबाउट वार। लेकिन कविता के प्रारंभ में, या हम बोलें तो कविता के ज़्यादातर भाग में ही कवि युद्ध के बारे में कोई भी जिक्र, कोई भी वर्णन नहीं करते हैं। ही गिव्स अ नेचुरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वैली वेयर अ स्लो स्ट्रीम फ्लोज। बल्कि लेखक कविता के ज़्यादातर भागों में एक घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य की वर्णन करते हैं, है ना। ज़्यादातर भागों में क्या होता है, इस कविता में कवि के द्वारा एक घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिसमें उस घाटी से होकर एक स्लो स्ट्रीम, एक मंद गति से नदी बह रही है। ही हैज़ फोकस्ड मच ऑन the scenic beauty of the valley, destructive consequences of war until the very end of the poem। तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से हम पाते हैं कि इस कविता में कवि आर्थर रिम्बाउड ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अधिक किया है और कविता के अंत में जाकर के कवि जो है वह युद्ध के विभीषिका का वर्णन करते हैं। He proceeds with the description of a young soldier who is blissfully sleeping। और कविता के अंतिम कुछ पंक्तियों में जाकर के हम देखते हैं कि कवि एक युवा सैनिक का वर्णन करते हैं। वह सैनिक बड़े ही शांति से एक घाटी में सोया हुआ है। His body is stretched in the heavy bushes। और उसका शरीर, उस सोए हुए सैनिक का जो शरीर है आसपास के झाड़ियों पर फैला हुआ है, मतलब वह सैनिक फैल कर सोया हुआ है। His feet are among the flowers। और वह उस सैनिक के पैर पास में ही जो झाड़ीदार फूल के पेड़ पौधे हैं उन पौधों तक पहुँचे हुए हैं। These flowers may symbolically refer to homage to the martyr paid by nature because his devotion has snatched his life away। यहाँ कवि उन फूलों को प्रकृति के द्वारा उस सैनिक के ऊपर, सैनिक को बलि के रूप में देखते हैं, क्योंकि वह सैनिक अपने देश के प्रति इतना डिवोटेड था, इतना समर्पित था कि उसने अपने देश की सुरक्षा में अपने प्राणों को भी गंवा दिया। सो ही इज स्लीपिंग फॉर एवर पीसफुली। अब वह हमेशा के लिए शांति से सो चुका है।
that has been made clear by the expression the two red holes। अब देखते हैं हम, जैसा कि कविता के अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ है द टू रेड होल्स, जिससे यह पता चलता है कि सैनिक जो है, जो युवा सैनिक है, वह युद्ध के विभीषिका का शिकार बनता है, वह युद्ध की भयावहता का शिकार बनता है और उसे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं। यहाँ द टू रेड होल्स का वर्णन है, दो लाल छेद जो शरीर के सैनिक के शरीर में देखे जाते हैं, जो ऑब्वियसली गोली के लगने के निशान हैं। इट एक्सपोजेज हाउ इनह्यूमनली द सोल्जर इज़ विक्टिमाइज्ड इन वॉर। और इससे यह पता चलता है कि इस प्रकार से युद्ध में कितने अमानवीय तरीके से उस सैनिक की हत्या की गई है। दिस रिब्स आर नथिंग बट बुलेट वुंड्स। उस सैनिक के शरीर पे जो लाल दो छिद्र पाए गए हैं वह कुछ और नहीं बल्कि दुश्मन सेना की तरफ से चलाए हुए गोलियों के निशान हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर खत्म होता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव सब्सटेंस ऑफ द पोएम एस्लीप इन द वैली। एस्लीप इन द वैली कविता का या सब्सटेंस लिखना है। ए ग्रीन वैली इज स्पार्किंग विथ ब्राइट सनलाइट। तो देखिए इस कविता के प्रारंभ में कि एक हरी प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। ए यंग सोल्जर इज स्लीपिंग इन द वैली विथ हिज माउथ ओपन। और उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच एक यंग सोल्जर, एक युवा सैनिक मुंह खोले हुए सोया हुआ है। ए स्लो स्ट्रीम पासेस थ्रू द वैली। और उस घाटी से होकर, उस वैली से होकर एक छोटी मंद गति से बह रही नदी। बीनीथ हिज हेड देयर इज अ फर्न। और उस सैनिक के सर के नीचे फर्न के पौधे हैं। फर्न जो एक अपुष्पीय पौधा होता है, वह पौधे उसके सर के नीचे हैं, जो जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति सो रहा हो, उसके सर के नीचे तकिया लगा हो। ही लुक्स पेल। और वह सैनिक वहाँ परा पीला गया है, उसके शरीर का रंग पीला पड़ गया है। ही इज कोल्ड। साथ ही साथ उसका शरीर ठंडा भी पड़ गया है। ही इज लाइंग ऑन द ग्रीन ग्रास विच इज़ वार्म एंड फुल ऑफ सनलाइट। और वह जिस घास पे पड़ा हुआ है, वह घास सूरज की रोशनी से गर्म हो चुका है और वहाँ धूप है। हिज फीट आर अमोंग द फ्लावर्स। और वह सैनिक जो फैल कर सोए उन झाड़ियों तक पहुँच गया है। नेचर शुड कीप हिम वार्म अदरवाइज ही मे कैच कोल्ड। और कवि अपनी कविता में यह प्रार्थना भी करते हैं कि प्रकृति को चाहिए कि वह इस सैनिक के शरीर को गर्म रखे, अन्यथा उसे ठंड लग सकता है। नथिंग विल वेक हिम। और आगे कवि कहते हैं कि इस सैनिक को अब कोई भी चीज़ इस सैनिक को नींद से नहीं जगा सकता। नथिंग विल वेक हिम। कोई भी उस सैनिक को नींद से। देयर आर टू रेड स्पॉट्स ऑफ ब्लड ऑन द साइड ऑफ हिज बॉडी विच डिपिक्ट दैट द सोल्जर इज ऑलरेडी डेड। क्योंकि उस सैनिक के शरीर पर दिखते हैं जो कि गोली लगने के निशान है, और उस गोली लगने के कारण युवा सैनिक बहुत पहले ही मर चुका है। द पोएम डिपिक्ट्स द ब्रूटलिटी ऑफ वॉर। इस प्रकार से यह कविता युद्ध की विभीषिका को, युद्ध की भयावहता को और युद्ध की निष्ठुरता को प्रदर्शित करता है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Look at the word asleep. What do we normally associate with the word? When does the reader recognize that the soldier is asleep in a different sense? अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि look at the word asleep. asleep शब्द को हमें देखने को कहा जाता है। asleep शब्द का हम सामान्यतः क्या मतलब निकालते हैं?
उसके बाद क्वेश्चन है व्हेन डज द रीडर रिकॉग्नाइज द सोल्जर इज अस्लीप इन अ डिफरेंट सेंस। कब रीडर को, पाठक को यह पता चलता है कि यहाँ पे जो जिस सोल्जर के सोने की बात कही गई है वह उसका सोना कुछ अलग तरह का सोना है। वह जैसे कि रोज लोग सब रात को सोते हैं और सवेरे उठ जाते हैं, उस तरह का सोना नहीं है। उसके सोने का मतलब क्या है? मृत्यु है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर को। वी यूज द वर्ड asleep टू मीन ऑन द स्लीपिंग कंडीशन ऑफ अ लिविंग बींग। मतलब हम लोग सामान्यतः कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जब नींद में होता है तो हम लोग बोलते हैं अस्लीप वर्ड उसके लिए यूज करते हैं कि वह सोया हुआ है, अस्लीप। लेकिन यहाँ अस्लीप का मीनिंग कुछ और ही है। यहाँ अस्लीप का मीनिंग मृत्यु है। आगे देखते हैं। ए ग्रीन वैली इज स्पार्किंग विद ब्राइट सनलाइट। एक हरी घाटी जो पेड़ पौधों से, झाड़ियों से भरी हुई है, उसका यहाँ वर्णन है। सूरज तेज चमक रही है, सूरज की रोशनी घाटी जगमगा रही है। ए यंग सोल्जर इज स्लीपिंग इन द वैली विथ हिज माउथ ओपन। और उस घाटी में एक युवा सैनिक सोया हुआ है और सोई स्थिति में उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ है। ए स्लो स्ट्रीम पासिस थ्रू द वैली। और उस घाटी से होकर एक छोटी मंद गति से बह रही नदी है। बीनीथ हिज हेड देयर इज अ पिलो मेड ऑफ फर्न। और उस सोए हुए सैनिक के सर के नीचे फर्न के पौधे हैं, फर्न की झाड़ियां हैं, जो जैसे कि मान लो कि तकिया का काम कर रहा हो, पिलो का काम कर रहा हो। ही लुक्स पेल एंड कोल्ड। वहाँ सोए सोए, वहाँ परे परे से पीला पड़ गया है और उसका तापमान कम चुका है, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है। He is lying on the green grass which is warm and full of sunlight. लेकिन जिस घास पे वह सैनिक लेटा हुआ है, सोया हुआ है, वह घास गर्म है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में सूरज की किरणें पहुँच रही है, धूप। Among the flowers, और सैनिक के पैर पास में ही जो जंगली फूलों की झाड़ियाँ हैं उन फूलों तक पहुँच रही है। नेचर शुड कीप हिम वार्म अदरवाइज ही मे कैच कोल्ड। आगे कवि प्रकृति से यह प्रार्थना करते हैं कि प्रकृति उस सैनिक को गर्म रखे, अन्यथा उसे ठंड लग सकती है। नथिंग विल वेक हिम। और आगे ही कवि जो है इस बात को, इस सीक्रेट को, इस राज को उजागर करते हैं कि नथिंग विल वेक हिम। अब उसे कोई नहीं जगा सकता। वह एक ऐसे नींद में सो चुका है वह सैनिक कि उसे अब कोई उस नींद से नहीं जगा सकता। देयर आर 2 रेड स्पॉट्स ऑफ द ब्लड ऑन द साइड ऑफ हिज बॉडी व्हिच डिपिक्ट दैट द सोल्जर इज ऑलरेडी डेड। क्योंकि उस सैनिक के शरीर में 2 गोलियों के दाग है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह सैनिक गोली लगने के कारण पहले ही मर चुका है। So in the question number 4 की तरफ। Okay, now question number 4. क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम अस्लीप इन द वैली। अस्लीप इन द वैली जो कविता है, इसके शीर्षक की सार्थकता को बतलाना है। किस प्रकार यह शीर्षक सार्थक है। So let us see the answer. Asleep in the valley means sleeping in the valley. asleep in the valley का मतलब होता है वैली में, घाटी में सोया होना। ए वेरी यंग सोल्जर ग्राउंड ऑफ ए वैली ओपन माउथेड। तो इस कविता में हम देखते हैं कि एक हरी घाटी, प्रकृति से परिपूर्ण घाटी, वनस्पति से परिपूर्ण घाटी में एक युवा सैनिक मुंह खोले सोया हुआ है। ही इज लाइंग विथ अ जेंटल इनोसेंट स्माइल। एक बड़ा ही मासूम सा मुस्कान है। द पोएट थिंक्स दैट द सोल्जर इज स्लीपिंग पीसफुली इन द सनलाइट। जिसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, कवि को भी ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई सैनिक धूप में शांति से सो रहा हो। द पोएट रिक्वेस्ट द इंसेक्ट नॉट टू डिस्टर्ब हिज स्लीप। तो उसे
सोता हुआ देख कवि कीड़े मकोड़े हैं कि उसके नींद में विघ्न न डाले, उसके सोने में डिस्टर्ब न करे। ही रिक्वेस्ट द नेचर टू कीप द सोल्जर वार्म। आगे कवि प्रकृति से यह निवेदन करते हैं कि वह उस सैनिक को गर्म रखे ताकि उसे ठंडा न लग जाए, अदरवाइज ही मे कैच कोल्ड। सडनली टू रेड इज बाय द साइड ऑफ हिज बॉडी। लेकिन तभी एक नया रहस्य सामने आता है कि उस सैनिक के शरीर पर 2 लाल दाग हैं जो गोलियों के लगने के निशान हैं। दिस डिपिक्ट दैट द सोल्जर इज ऑलरेडी डेड, जिससे यह पता चलता है कि गोली लगने के कारण वह सैनिक मर चुका है। वह सोया हुआ नहीं है, वह नींद में नहीं है, बल्कि वह मर चुका है। His sleep and he will never wake again। वह एक चिरकाल के लिए नींद में सो चुका है और उसे अब कोई भी जगा नहीं सकता। Through this the poet Rimbaud evokes the futility of war। और इस दृश्य को उद्घाटित कर पोइट कवि आर्थर रिम्बाउड जो है वह युद्ध की विभीषिका, युद्ध की क्रूरता और युद्ध की क्षति को दिखलाते हैं। वार ओनली डिस्ट्रॉयज यंग लाइव्स। कवि का मानना है कि युद्ध में केवल युवा सैनिकों की जानें जाती हैं। सो द टाइटल सजेस्ट द ट्रेजेडी ऑफ द यंग सोल्जर एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। इस प्रकार से जो इस कविता का शीर्षक है अस्लीप इन द वैली एक तरह से कटाक्ष करता है और वह युद्ध की विभीषिका को और युवा जीवन की व्यर्थता को दिखलाता है कि किस प्रकार से युद्ध के कारण बहुत से युवाओं का प्राण हानि होता है जो एक व्यर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द पिक्चर ऑफ द सोल्जर डिस्क्राइब द ट्रेजेडी ऑफ वॉर एक्सप्लेन। कैसे, किस प्रकार सोल्जर को प्रस्तुत कर कवि युद्ध की विभीषिका को दिखलाते हैं। आंसर देखते हैं। एस्लीप इन द वैली इज ए वॉर पोइम कविता है जिसमें युद्ध की चर्चा की गई है। द पोएट आर्थर रिम्बाउड एक्सपीरियंस द हॉरर ऑफ वॉर। पोएट जो कवि है आर्थर रिम्बाउड उन्होंने युद्ध के विभीषिका को, युद्ध में होने वाले नुकसान को अनुभव किया था, एक्सपीरियंस किया था। ये उनका व्यक्तिगत अनुभव भी था कि उन्होंने युद्ध को बहुत करीब से देखा था और उन्होंने युद्ध में होने वाले नुकसान को देखा था। इन दिस पोएम ए सोल्जर इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेरी यंग। इस कविता में एक सैनिक का वर्णन है जो एक बहुत ही युवा सैनिक है। ही इज लाइंग अस्लीप इन अ पीसफुल स्मॉल वैली। वह एक छोटे से शांतिमय वातावरण के बीच एक घाटी में सोया हुआ मिलता है। ही इज बाथेड इन सनलाइट। द स्माइलिंग फेस ऑफ द सोल्जर इंडिकेट्स दैट ही इज। उस सोए हुए सैनिक के चेहरे पे जो एक मासूमियत से भरा हुआ मुस्कान है उससे पता चलता है कि वह सैनिक एक बहुत ही मासूम व्यक्ति था। द सन इज रेनिंग ऑन हिम। सूरज की किरणें उसके शरीर पे पड़ रही हैं। येट नीदर ऑफ दिस कैन वेक हिम। लेकिन फिर भी उसे कोई जगा नहीं सकता। एट द एंड वी सी द बुलेट मार्क ऑन द साइड ऑफ हिज बॉडी। कविता के अंत में अंतिम पंक्तियों में हम यह पाते हैं, यह रहस्य उद्घाटित होता है कि उस सैनिक के शरीर पर गोली लगने के 2 निशान हैं। सिंबॉलिकली रिम्बाउड ट्राइज टू डिस्क्राइब द ट्रेजेडी ऑफ वार। तो इस प्रकार से इस सैनिक को प्रस्तुत करते हुए पहले प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होना, एक सैनिक का शांति से सोना और अचानक उसके शरीर में गोली के लगे होने के दागों को उद्घाटित करके कवि युद्ध की विभीषिका को बतलाना चाहते हैं। द सोल्जर लाइज ओपन माउथेड। जो सोल्जर मुंह खोले हुए जमीन पे पड़ा हुआ है। दैट इज काउंटर्ड बाय द ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बुशेस, फ्लावर्स एंड प्लांट्स। पेड़ पौधों के बीच, हरियाली के बीच एक युवा सैनिक मृत पड़ा हुआ है। एक और प्राकृतिक सौंदर्य है
और सौंदर्य के बीच युद्ध की विभीषिका के रूप में एक युवा सैनिक मरा पड़ा हुआ है। दस द ऑफ इस प्रकार से युद्ध की क्या बर्बादियां हैं, निरर्थक चीज़ें हैं, क्षतिपूर्ण होने वाली चीज़ें हैं, इन सारे को पोएट आर्थर रिम्बाउड दिखाने की कोशिश करते हैं। वार ओनली डिस्ट्रॉयज यंग लाइव्स। कवि का यह मानना है कि युद्ध में केवल युवा जानों की हानि होती है। युद्ध के लिए युवाओं को सीमा पर भेज दिया जाता है और उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं। सो द पोइट्स एंगर अबाउट वॉर। युद्ध के प्रति कवि के क्रोध को देख सकते हैं कि किस प्रकार से कवि ने युद्ध में होने वाले युवाओं के प्राण हानि पर अपना रोष प्रकट करते हैं और वह युद्ध को एक निरर्थक और बेकार चीज़ मानते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो क्लास में मैंने आप लोगों को असलीप इन द वैली कविता के 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे दिए। तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में और भी नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।